हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में हम लोग पहला लेक्चर अपना देख चुके हैं, जिसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने प्रोटीन एनाबॉलिज्म और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में समझ लिया था। आज के अपने सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स है, दैट मीन्स अमीनो एसिड्स को जो हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, राइट, अमीनो एसिड्स को जो यहाँ पर तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड डिग्रेडेशन कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रोटीन का तो मेटाबॉलिज्म देखा है, राइट। अब प्रोटीन में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है आपकी? अमीनो एसिड होता है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स लाइक दैट 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो एक बृहद अणु बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमें अपने जैसे प्रोटीन बनाने के लिए अपने जैसा अमीनो एसिड भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा और छोटे छोटे भागों में तोड़ करके अमीनो एसिड्स में डाल दिया जाएगा। अब जो अमीनो एसिड्स हैं, इनको भी फर्दर क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। दैट मींस अमीनो एसिड्स का भी निम्नीकरण किया जाएगा। अभी कैसे होगा इसको हम लोग फटाफट यहां पर एक फॉर्म में हम लोग समझ लेंगे, बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा हम यहां पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की बात करें, राइट, या हम लोग बात करें अमीनो एसिड डिग्रेडेशन की, तो अमीनो एसिड डिग्रेडेशन में आपको कुछ खास बातों के बारे में समझना है। अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड्स को किस तरीके से कैटाबोलाइज किया जाएगा, किस तरीके से उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला एक जो प्रोसेस यहां पर हमको समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, विएमिनीकरण क्या होता है, इसमें किस तरीके से अमीनो एसिड्स को तोड़ा जाता है, उसको समझेंगे। देन उसके बाद में एक आता है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, तो ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देन उसके बाद में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस यहां पर हम बता रहे हैं, सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एसआरबीएससी क्लासेस आपको सिर्फ उतना नहीं दे रहा है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। लिखना तो है, वो तो हमको पता है कितना लिखना, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन लिखने के साथ साथ आप अपना नॉलेज भी गेन करें, आप अपने बारे में समझें भी कि ये जो सर ने पढ़ाया है, ये जाहिर सी बात है, मैं जो भी पढ़ाता हूं या मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूं वो डिटेल में ही लेता हूं। ठीक है, तो कोशिश मेरा ये रहता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। हालांकि इनफ होता है, जितना भी हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो मैम लोग हैं, सर लोग हैं, वो जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम उम्दा है, ऐसे समझिए, और वो एकदम यूनिक बात है। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम यूनिक पढ़ाएं, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आ जाते हैं, और यही शायद अलग करता है एक सबसे एक दूसरे को, क्वालिटी को। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो डीएमिनेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मिथाइलेशन। ट्रांस मैथाइलेशन, राइट, ट्रांसमेथाइलेशन। एंड इसके बाद में जो आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ठीक है, तो यूरिया साइकिल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि 11th या 12th में आपने इसको पढ़ा होगा यूरिया साइकिल के बारे में, छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम यूरिया साइकिल को ही समझेंगे, डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे डीएमिनेशन की। तो देखिए डीएमिनेशन होता क्या है एक्चुअल में, हम यहां पर समझाएंगे आपको, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए डीएमिनेशन का मीनिंग क्या है ना, डी
एमिनेशन। साफ साफ समझ में आ रहा है, डी मतलब डिसॉल्व हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, एमिनेशन अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स को डिकम्पोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज डीएमिनेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनसे नाइट्रोजनस जो ग्रुप होता है या इनमें जो नाइट्रोजनस ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, अमीनो एसिड से जो नाइट्रोजनस ग्रुप होता है, इसमें से अमोनिया क्या करता है, रिमूव हो जाता है। भाई आप समझें कि मैंने बताया कि जो यहां पर अमीनो एसिड है ना, इस अमीनो एसिड से जो नाइट्रोजनस बेस के रूप में अमोनिया है, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उस प्रोसेस या जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीटो एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, इससे क्या होगा, इससे अमोनिया क्या हो जाएगा, NH3 रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमीनो एसिड से अमोनिया रिमूव होना, अमीनो एसिड से अमोनिया का रिमूव होना डीएमिनेशन कहलाता है। सीधी बात है। तो अमीनो एसिड से अमोनिया क्या कर गया, रिमूव हो गया, और हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, कीटो एसिड। हमारे पास क्या बचा बेटा, कीटो एसिड। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। सिंपल है यार, डीएमिनेशन मींस अमीनो एसिड से अमोनिया का रिमूव होना और रिमेनिंग पार्ट कीटो एसिड का बचना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया सभी को। अब इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अच्छा खास बात, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो डीएमिनेशन प्रोसेस है ये चलता कहां है। तो डीएमिनेशन प्रोसेस मेनली आपकी किडनी में, ठीक है, किडनी, वृक्क, हम सभी जानते हैं 1 पेयर हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, है ना। तो किडनी में आपका ये चलता है, और इसके अलावा लीवर सेल्स में, किडनी एंड लीवर सेल्स में या लीवर में ये प्रोसेस कंटिन्यू फॉर्म में होता रहता है या चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात आते हैं कि जो डीएमिनेशन प्रोसेस होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीएमिनेशन की बात करें अपन लोग, टाइप ऑफ डीएमिनेशन, तो जो डीएमिनेशन होता है प्रोसेस, ये 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। देखिए मैंने फिर से आपको बताना है कि नोट्स के माध्यम से मैं सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा यहां पर आपको कंटेंट को समझाने की। ठीक है, जैसा कि बहुत कम समय है और बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो इस कम समय में ज्यादा सिलेबस को ऐसे ही कंप्लीट कर पाएंगे कि मैं यहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में सारा का सारा नोट्स आपका लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। हाँ, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहां पर उसको, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा और जो रिएक्शंस होंगी उनको मैं समझाऊंगा। कोशिश ये करेंगे कि समझाने का तरीका यहां पे रखेंगे, बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजों को समझें। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीएमिनेशन की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ डीएमिनेशन की बात करें तो एक्चुअल में ये 2 टाइप का होता है। एक्चुअल में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, और ये 2 टाइप का डीएमिनेशन इसके डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के कारण हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की एक ऐसी एक्टिविटी द्वारा कंप्लीट होता है जो ऑक्सीडेटिव, जो ऑक्सीकर, और हम कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक यानी जल अपघटनी, तो ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलिटिक फॉर्म में पाया जाता है। अब ऑक्सीडेटिव के लिए आपको पता है कि डिफरेंट टाइप का एंजाइम होगा, हाइड्रोलिटिक अगर होगा, अमीनो एसिड्स का हाइड्रोलिटिक होगा तो वो डिफरेंट टाइप से उसको तोड़ा जाएगा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के थ्रू। बराबर समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर इस बात को हम समझेंगे कि जो टाइप ऑफ डीएमिनेशन ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो आपका कैसा होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, राइट, डीएमिनेशन, और दूसरा हमारा है हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। दूसरा हमारा है हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। अब बात यहां पर यह आती है कि सर ऑक्सीडेटिव
और हाइड्रोलिटिक कहने का मतलब क्या है, तो ऑक्सीडेटिव कहने का मतलब होता है ऑक्सीकर या ऑक्सीकरण, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होना, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक कहने का मतलब क्या हो गया, जल अपघटन, जल अपघटनी, जल अपघटनी, दैट मीन जल अपघटन, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स को तोड़ा जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन, राइट। तो मैंने क्या बताया कि जो डीएमिनेशन प्रोसेस होता है ये दो टाइप से कंप्लीट होता है, एक तो आपका कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, और दूसरा कैसा होता है, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन होता है। अब बात आती है सर कि जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है ना, ये किस तरीके का होता है या इसमें क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में आपको कुछ खास बात याद रखना है। मैं यहां पर हेडिंग डाल दे रहा हूं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, पहला प्रोसेस अपन लोग को देखना है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, नोट्स में आपका हर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं यहां पर मेन पॉइंट लिखूंगा जो आपके बाकी में जो आपको याद ही रखना है, और नोट्स में और भी एडवांस फॉर्म में मैंने वहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है ये एक्चुअल में एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स के ग्रुप द्वारा कैटालाइज्ड होता है, और इस स्पेशल टाइप के एंजाइम्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेविन कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेविन एंजाइम यहां पर आपका क्या होगा, एक फ्लेविन एंजाइम का क्या होगा, एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको कैटालाइज किया जाएगा, किसको, अमीनो एसिड्स को, राइट। तो अमीनो एसिड्स को फ्लेविन एंजाइम्स के समूहों के द्वारा क्या किया जाता है, कैटालाइज किया जाता है, जिन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो फ्लेविन एंजाइम ग्रुप है ना, इन एंजाइम को स्पेशली कहा किया जाता है, तो इन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो इन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको कैटालाइज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता है, इस अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ऑक्सीडेज के फ्लेवोप्रोटीन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेज के जो फ्लेवोप्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड के डिहाइड्रेशन द्वारा ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कराएगा। तो अमीनो एसिड के अंदर डिहाइड्रेशन के द्वारा क्या करता है, एक अल्फा इमीनो एसिड का ओरिजिन करता है। तो इसमें बनेगा क्या, अमीनो एसिड के डिहाइड्रेशन के द्वारा क्या बनेगा, अल्फा इमीनो एसिड, ठीक है। एक अल्फा एमिनो एसिड का क्या होता है बच्चा, ओरिजिन हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जो अल्फा अमीनो एसिड है ये एक्चुअल में है क्या, तो ये एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म है, ठीक है, अमीनो एसिड का। तो अल्फा अमीनो एसिड से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा अमीनो एसिड से डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेगा। अब हाइड्रोजन एटम जब निकल जाएगा तो क्या होगा, ये इमीनो ग्रुप में आ जाएगा, इमीनो फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अल्फा इमीनो एसिड के रूप में क्या होता है, बन जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे ये अल्फा इमीनो एसिड में चेंज होगा ना, ये अल्फा इमीनो एसिड वाटर की प्रेजेंस में अमोनिया को बाहर निकालेगा और चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटो एसिड में। मैं आपको रिएक्शंस के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास में एक अमीनो एसिड है, सपोज दैट, मान लो हमारे पास एक क्या है, NH2 अमीनो एसिड है, C, इसके ऊपर एक R ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो सकता है। बैलेंस रिएक्शन करने के लिए R मॉलिक्यूल आपको पता है, इसको लगाते हैं। केमिस्ट्री वाले सर आपको और बेहतर समझाएंगे, हमारे पास में जो, मुझे इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं आती है, हाँ काम चलाऊ आती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग किसकी बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, तो ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड, ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। और ये अमीनो एसिड में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कितना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर एक एंजाइम काम करेगा। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक एंजाइम काम करता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। मैंने बताया ना, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, दैट मीन्स यहां पर फ्लेविन एंजाइम ग्रुप। अमीनो एसिड ऑक्सीडेज क्या है, एक फ्लेविन एंजाइम का ग्रुप है,
ठीक है, एक फ्लेविन एंजाइम्स का ग्रुप है जो कि क्या करेगा, अमीनो एसिड को कीटो एसिड में चेंज कर देगा। जो कि क्या करेगा, अमीनो एसिड को किस में चेंज कर देगा मेरा बच्चा, कीटो एसिड में चेंज कर देगा। और क्या निकाल देगा, अमोनिया निकाल देगा। तो यहां से अमोनिया NH3 रिमूव हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है, अमोनिया क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा, कीटो एसिड बन जाएगा। कीटोन ग्रुप, कीटो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। ये कीटोन ग्रुप बोला जाता है, इसलिए इसको कीटो एसिड कहा गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, COOH, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, कीटो एसिड। ये हमको प्राप्त हो गया, कीटो एसिड क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया, मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब देखिए, मैंने बताया कि जैसे कीटो एसिड यहां पर मिलता है, या एक क्या हो सकता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक्टिविटीज के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीडेज के फ्लेवोप्रोटीन द्वारा अमीनो एसिड के डिहाइड्रेशन द्वारा एक अल्फा इम्यूनो एसिड की ओरिजिन होती है। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड होता है, ये स्वयं में क्या करता है, वाटर कलेक्शन करके, वाटर को कलेक्ट करने के पश्चात नाइट्रोजन, ठीक है, वाटर को कलेक्ट करने के पश्चात नाइट्रोजन कामा अमोनिया के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। जो इसमें वाटर कलेक्शन करने के पश्चात क्या होगा, ये कीटो एसिड में डिकम्पोज हो जाता है और अल्फा इम्यूनो नाइट्रोजन व अमोनिया के रूप में रिमूव हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस कह रहा है, राइट। एक और हम यहां पर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, अमीनो एसिड है, R ग्रुप कहीं पे भी लगा दो, NH2, ये क्या है हमारा, अमीनो एसिड है। अब इस अमीनो एसिड में होगा क्या एक्चुअल में, ये बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस रहेंगी। यहां पर क्या हो गया एक्चुअल में, फ्लेविन आएगा, क्या आएगा, फ्लेविन आएगा। ये फ्लेविन क्या करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहां से निकाल देगा। क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन एटम को यहां से निकाल देगा। तो फ्लेविन डॉट H2 है ना, फ्लेविन डॉट H2, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव हो गए। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो दो हाइड्रोजन निकले हैं ना, इस दो हाइड्रोजन को लेने के लिए आएगा ऑक्सीजन। कौन आया, ऑक्सीजन। और ये दो हाइड्रोजन को निकालने के बाद में ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझिए, यहां से ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन जाएगी फ्लेविन हाइड्रोजन के पास में, फ्लेविन H2 के पास में। फ्लेविन H2 से ये H2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में ऐड करके हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्या होगा कि जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा नोट्स में अच्छे से बना हुआ है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है, यहां पर ये जो एक्चुअल में आया है, यहां पे क्या आएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आएगा। और ये क्या करेगा, अगेन ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगेन क्या करेगा, फ्लेविन डॉट H2 से क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। अब जो हमारे पास बचेगा, जो हमारे पास बचेगा, फॉर एग्जांपल क्या बचा, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, एक मिनट। अभी जो हमारे पास बचा या जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, तो देखिए जो बनेगा हमारे पास में, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं, तो क्या बनेगा, अल्फा इम्यूनो एसिड। तो ये आपका जाएगा COOH, इधर आपका इथिल ग्रुप आ गया, और इधर NH2 ग्रुप लगा रहता है, सॉरी NH ग्रुप लगा रहता है, 2 नहीं, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। और ये जो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला हो गया, ये जो है, ये क्या है, अल्फा इमीनो एसिड है, इमीनो नाइट्रोजन लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के पास में, इस नाइट्रोजन को रिमूव किया जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आया, और वाटर मॉलिक्यूल आने के बाद में ये क्या करेगा, अमोनिया को निकाल देगा, NH3 को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये अमोनिया यहां से निकल गया, और हमारा एक तो ये प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस, दो प्रोसेस यहां पर दिए गए, किडनी में चलता है, एक लीवर में चलता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, अल्फा कीटो एसिड।
और यहाँ पर कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अल्फा कीटो एसिड। ये हमारा क्या बच्चा, अल्फा कीटो एसिड। नोट्स में बहुत अच्छे से समझ में और अच्छे से डायग्राम को मेंशन किया गया है। अब ये तो बात हो गई हमारे किसकी, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की। अब दूसरा हमारा कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट। दूसरा हमारा है जल अपघटनी विएमिनेशन, दैट मींस हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। सर आप कुछ लिखा नहीं रहे हैं, तो मैंने बताया कि लिखाने के लिए हमने नोट्स पूरा बना दिया है, वो पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ में मेंशन कर दी गई है। आप अपनी पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ को मैच करते हुए चलें, यहां पर समझते चलें, पीडीएफ में अपना देखते चलें। एक एक पॉइंट में बोलने का प्रयास कर रहा हूं, रिएक्शंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पर जैसे ही आप जब सारी की सारी इंद्रियां आपकी काम करेंगी, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, डैम श्योर। ठीक है, फिर ये प्रोसेस आप भूलेंगे भी नहीं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। डीएमिनेशन शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, डीएमिनेशन हो गया, ट्रांसएमिनेशन हो गया, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हो सकता है इस बार ये पूछा जाए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो बता रहा हूं उसको लिख देना अच्छे से, पॉइंट ऑफ व्यू करके, एक एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ है। अब देखिए हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन क्या होता है ना, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के अलावा, ठीक है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के अलावा डीएमिनेशन की क्रिया एक स्पेशल अमीनो एसिड, जिसको हम लोग सल्फरस यानी कि सल्फर टाइप का इसमें सल्फरस अस्पार्टिक एसिड, इसको समझिएगा। एक अस्पार्टिक एसिड है और एक है आपका ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो मैंने क्या बताया कि स्पेशल अमीनो एसिड, एक स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड होगा जो कि क्या करेगा, सल्फरस अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का डीएमिनेशन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फरस अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का डीएमिनेशन कहते हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, तो ग्लूटामिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में, अगर हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में ग्लूटामिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा ग्लूटामिक एसिड और वाटर के फ्यूजन से हाइड्रोजन के 2 एटम सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इसके जो यहां पर आप समझे, मैंने क्या बताया कि ग्लूटामिक एसिड और वाटर जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, संयुग्म होंगे, मिलेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम प्राप्त होते हैं, 2 एटम प्राप्त होते हैं या सेपरेट होते हैं, अलग किए जाते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में एनएडी पॉजिटिव जो होता है वो बहुत सहायक काम करता है, को एंजाइम के रूप में काम करता है। एनएडी पॉजिटिव निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, को एंजाइम का कार्य करता है तथा एक कीटो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए हो कुछ भी, कोई भी रिएक्शन चले, आपने एक चीज समझी होगी इसमें, कोई भी रिएक्शन चले, आपने देखा होगा कि अमीनो एसिड टूटेगा तो कीटो एसिड बनेगा, सीधी बात है। अमीनो एसिड के टूटने से क्या बनता है, कीटो एसिड बनता है। अब कीटो एसिड किसी भी प्रक्रिया से टूट सकता है, चाहे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो या हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन हो। अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं। एक्चुअल में जो लिखा हुआ है थ्योरी वो तो आपको मिल गया है ना, जो थ्योरी लिखा है वो आपको मिल गया है। अब अपन लोग प्रोसेस समझते हैं। देखिए हमारे पास में एक ग्लूटामिक एसिड है, क्या है, एक ग्लूटामिक एसिड है, और ये ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में सबसे पहले क्या है, एक ग्लूटामिक एसिड है COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और यहां पर आपका हाइड्रोजन है और यहां पर H2N, कार्बन कार्बन, और फिर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। इन कार्बन नंबर्स पे हाइड्रोजन एटम इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। बायोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो ये हमारे पास में क्या, एक ग्लूटामिक एसिड है। क्या है बच्चा, ग्लूटामिक एसिड है। अब देखिए जो ग्लूटामिक एसिड है, इस ग्लूटामिक एसिड के साथ में एक NAD आएगा। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के साथ में
या हम ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, एक ग्लूटामिक एसिड के साथ में क्या आएगा, एक NAD पॉजिटिव आएगा और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने से या वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोलिटिक हो रहा है ना भैया, हाइड्रोलिटिक हो रहा है तो वाटर तो जरूरत है, वाटर की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाएगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, देखिए यहां पर जो NAD है ना, ये समझिए, मैं आप ये डिफरेंट कलर से बनाता हूं, ये NAD क्या करेगा, इन दो हाइड्रोजन्स को लेकर के उड़नछू हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास से क्या रिमूव हो जाएगा, NaDH2। या इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, बुक्स में लिखा होगा, आपने कंफ्यूजन होना है तो ऐसा नहीं है, तो NaDH2 हो सकता है, या NaDH.H, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं NaDH पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, NaDH पॉजिटिव प्लस, मतलब ओवरऑल दो यहां पर क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाते हैं। और दो हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करने के लिए कौन आता है, कौन आता है बताओ भैया, NAD आता है भैया। दो हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए कौन आया, NAD आया, क्योंकि आजाद तो करने हीरो ही आता है मेरा भाई। वो अलग बात है, हीरो का पेट निकल गया इस समय मेरी तरह। ओके, अब बात करते हैं कि यहां पर ये प्रक्रिया होगी कहां। तो आपको बखूबी पता है कि ये लीवर के अंदर होता है। कहां होता है, लीवर के अंदर ये एक्टिविटी चलती है। एंजाइम कौन सा लगेगा, तो एंजाइम लगेगा ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगेगा बच्चा, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। और प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा हमको, हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। कैसे, देखिए दोनों का जो फॉर्मूला है उसको समझिएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में CH2, या तो आप ऐसे लिख लें CH2, या चलो इस तरीके से लिख लो, दोनों तरफ हाइड्रोजन कर दो, बात एक ही है भैया। और CH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ठीक है। ये क्या हमारे पास बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। देखिए मैं टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, टर्म्स आप यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, बिना टर्म्स के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हमको प्राप्त होता है किससे, ग्लूटामिक एसिड से। तो ग्लूटामिक एसिड से क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेपरेट कर दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, और यहां पर एंजाइम मॉलिक्यूल आएगा जिसका नाम है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। और हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमको और भी एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। क्या बताओ भैया, कौन सा प्राप्त होगा मेरे लाल, अरे सर वही जो मैं सोच रहा हूं, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कौन, NH3, दैट मीन्स अमोनिया। तो अमोनिया तो बनना ही बनना है मेरा भाई, अमोनिया बिना बने कोई मतलब ही नहीं है। अमीनो एसिड का भी मतलब हो गया अमोनिया का प्रेजेंस या नाइट्रोजन प्रेजेंस। नाइट्रोजन कारक ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन कारक पदार्थ होते हैं। तो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निकलती है। और आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में सबसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस यदि कोई बनता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वो कौन है, अमोनिया है। और अमोनिया को बॉडी के अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब वो बात अलग है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट कर दी जाती है बॉडी के बाहर, कुछ एनिमल्स में इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करके यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है, ठीक है, यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। और कुछ तो ऐसे एनिमल हैं जो इस अमोनिया को पेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, दैट मीन्स यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, राइट। तो इतना चेंज कर दिया उसके लिए। तो अब बात यहां पर यह भी आती कि वाटर किसमें सबसे ज्यादा लगेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने में, तो
तो अमोनिया को निकालने में वाटर बहुत अमाउंट में लगता है, बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जाहिर सी बात, बहुत ज्यादा वाटर कहां मिलेगा? तो बहुत ज्यादा वाटर हमको रिवर में मिलेगा, लेक में मिलेगा, मैराइन सी में मिलेगा, है ना। तो वहां पर जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं, क्या सर वो अमीनोटेलिक होते हैं? यस, वहां पर अमोनिया निकालने वाले अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ, कुछ को छोड़ के कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूरियोटेलिक होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक की हम बात करें, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से, वो ऑर्गेनिज्म आपके कहां है? लैंड पर है, लाइक बर्ड्स, पक्षी हो गए, कुछ रेप्टाइल्स की हम बात कर सकते हैं। ये पेस्ट के फॉर्म में बॉडी के बाहर अमोनिया को निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में। तो आगे मैं बताऊंगा अभी इसी लेक्चर में कि जो अमोनिया है, ये अमोनिया 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 अमोनिया, क्या अमोनिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के लिए? तो कहेंगे नहीं सर, अमोनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अमोनिया एक्चुअल में एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे नहीं बल्कि ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सभी के लिए अमोनिया सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में माना गया है। समझ में आया? यहां तक इतना समझ गए? तो हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन के बारे में समझ में आ गया। चलो भाई आगे देखिए, इसी में कुछ मैंने बात लिखा हुआ है कि जो अमोनिया होता है ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, ये मैंने बताया है, जिसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अमोनिया के डायरेक्ट तथा अदर ऑर्गेनिज्म में अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाला जाता है। राइट। तो अब हम बात अगर करें, जैसा कि हमारा डीएमिनेशन प्रोसेस हो गया है। अब डीएमिनेशन प्रोसेस में दो प्रोसेस आता है। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि डीएमिनेशन प्रोसेस में कितना प्रोसेस आता है? दो प्रोसेस आता है। अब कितने अमीनो एसिड डिग्रेडेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो आपको एक तो पहले डीएमिनेशन पढ़ना है जो आज कंप्लीट हो गया है, ट्रांसएमिनेशन पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ट्रांस मिथाइलेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यूरिया साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पर करीबन करीबन आपके 5 लेक्चर बनेंगे, जाकर के 4 से 5 लेक्चर बनेंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अमीनो एसिड्स का। ठीक है, कतई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें से डीएमिनेशन प्रोसेस, ट्रांसएमिनेशन और यूरिया साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। तो इनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा। बाकी ये भी नहीं कि सर छोड़ देंगे क्या, अबे पढ़ाऊंगा मैं, डिकार्बोक्सिलेशन भी बताऊंगा, ट्रांसमिथाइलेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, पढ़ाऊंगा। क्या प्रोसेस होता है, क्या मीनिंग है इसका, ये सब हम देखेंगे। मैंने बताया आज की क्लास में कि डीएमिनेशन क्या होता है। तो डीएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमीनो एसिड से अमोनिया ग्रुप बाहर निकलता है और अमीनो एसिड कीटो एसिड में चेंज हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीएमिनेशन कहते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को कराने के लिए डीएमिनेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा या तो जल की प्रेजेंट में होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा? उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलेंगे। अगर जल की प्रेजेंट में होगा तो उसको हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन बोलेंगे। अब हमने बताया कि जो ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन होता है, सॉरी डीएमिनेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, इसमें होगा क्या कि जो अमीनो एसिड होता है इसमें हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड होगा, अमोनिया रिमूव होगा और कीटो एसिड मिल जाएगा। या हमने एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देखा है, डिटेल भी देखा है कि अमीनो एसिड में फ्लेविन क्या करेगा? आएगा और 2 हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालेगा। ये हाइड्रोजन एटम को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में जोड़ करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करेगा, और यहां से क्या बन जाएगा? अल्फा इमिनो एसिड बन जाता है। इस अल्फा इमिनो एसिड में वाटर ऐड करेगा, वाटर बम्बार्टमेंट करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिटिक हो रहा है तो वाटर यहां पर लगेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा और कीटो एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा इमिनो एसिड चेंज इनटू द कीटो एसिड एंड फॉर्म द अमोनिया। अमोनिया को फॉर्म कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन में हमने देखा कि वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? यहां पर इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, और एनएडी के द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है। लीवर के अंदर ये प्रोसेस होता है, NADH2 निकल जाता है, अमोनिया निकल जाता है, एज वेल एज हमको कीटो ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है एक्चुअल में यहाँ पर हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन किसमें होता है? समझिए बच्चों, हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन ग्लूटामिक एसिड में होता है। और अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की बात करें तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में अमीनो एसिड को डायरेक्ट तोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर ग्लूटामिक एसिड क्या है? तो हम कहेंगे भैया ग्लूटामिक एसिड एक फॉर्म है अमीनो एसिड का, ठीक है,
ये भी एक क्या है, फॉर्म है, रूप है, स्वरूप है। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये समझना है, मैं फ्लो चार्ट यहाँ पर आपको बना के पढ़ाना चाहूँगा कि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमारे कि अमोनिया को हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया को हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और यूरिक एसिड को भी बॉडी के बाहर निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर जो हमारे पूरे पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इन द सेंस एनिमल जो पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो 3 ग्रुप में या 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। ये मैंने नोट्स में पूरा लिख रखा है, डिटेल में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप समझ लेंगे, बस मैं यहां पर समझाने आया हूं। तो वो 3 पार्ट कौन सा है? पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है, पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, और तीसरा है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, इतना समझ में आया? तो जो अमोनोटेलिक है, जो अमोनोटेलिक है, ये कैसे होते हैं भाई? अमोनोटेलिक कैसे होते हैं? तो हमारा जवाब जाएगा सर, अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। क्या होगा? अमोनिया। और यहां पर क्या होगा? यूरिया। और यहां पर क्या होगा? यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर इनको चेंज किया गया है ना। तो अमोनोटेलिक जो अमोनिया को डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और यूरिया बनता कैसे? आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में अमोनिया बनेगा, सॉरी अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड को तोड़ा जाएगा, अमोनिया बनेगा। इस अमोनिया को हमारे कहां ले जाया जाएगा? लीवर में। लीवर में क्या होगा? इसको यूरिया में चेंज किया जाएगा। फिर इस यूरिया को हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से किडनी में ले जाया जाएगा और वहां से इसको बॉडी के बाहर निकाला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में यहां पर आप यूरिकोटेलिक की बात करें तो इनका क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। यूरिया से भी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिया से भी कम हानिकारक यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और यूरिक एसिड एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा स्वरूप है जो कि वाटर को बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन से बचाता है, जब वाटर की कमी के होने के कारण होता है। हमारे अंदर नहीं हुआ, बर्ड्स में कितना पक्षी पानी पीता है और कितना काम करता है, जरा सा होता है, पिदकी सा उड़ जाता है, माइग्रेट कर जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और वो क्या निकालता है? पेस्ट के रूप में अपने स्टूल को पास आउट करता है, पेस्ट के रूप में, और उसी के साथ में यूरिक एसिड भी बाहर आ जाता है। इसीलिए व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर। अमोनोटेलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। वहीं पर अगर हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बात करें कि कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर किस लिए? तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि किसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल यहां पर चाहिए होता है। ये लेस होता है थोड़ा सा किससे? अमोनिया को एक्सक्रीट करने से। तो लेस देन अमोनिया, अमोनिया से कम वाटर चाहिए होता है। और यूरिक एसिड की तो बात ही खत्म कर दो, तो यहां हम कह सकते हैं लेस देन यूरिया। यूरिया को जितना पानी एक्सक्रीट करता है ना, उससे बहुत कम, उससे बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होगा यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। या हम ये कह सकते हैं लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट। डायग्राम पीडीएफ फाइल जो मैं प्रोवाइड करूंगा वहां पर पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, अब वहीं पे अगर अपन लोग इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? टॉक्सिसिटी की, जो इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी यानी कि विषैलता किसकी ज्यादा है। तो अगर देखा जाए सबसे हानिकारक अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? अमोनिया। तो इसका टॉक्सिसिटी हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा। अगर हम लोग यूरिया की बात करें तो इसका कुछ कम होता है, तो हम कह सकते हैं लेस देन अमोनिया, लेस देन अमोनिया। अमोनिया से
कम, लेकिन ये भी खतरनाक है, ठीक है, ये भी खतरनाक है। और इसकी बात करें यूरिक एसिड के लिए तो हम कह सकते हैं सबसे कम, लीस्ट, सबसे कम। इसकी तो टॉक्सिसिटी है ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए, काफी समय बाद एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आपको पता है कि अमीनोटेलिक में अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमीनोटेलिक में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आप कहेंगे सर जो अक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक, एक्वाटिक एम्फीबियंस। एक्वाटिक एम्फीबियंस कहने का मतलब समझ रहे हो? एक्वाटिक एम्फीबियंस कहने का मतलब है कि जल में पाए जाने वाले उभयचर, ठीक, जो स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी काम अपना करते हैं। अच्छा, एक खास बात, आपको पता है कि जो मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और वाटर में ये अपने एक लार्वा को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम मतलब रिप्रोडक्शन होने के बाद में, जाइगोट के बाद में लार्वा बनता है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, टैडपोल लार्वा, आप समझे। इस टैडपोल लार्वा में भी क्या होता है, अमोनिया एक्सक्रीट करने की पावर होती है, ये डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करता है बॉडी के बाहर। तो ब्रैकेट में आप यहां आप लिख दीजिएगा टेडपोल, टेडपोल लार्वा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो टेडपोल लार्वा है ये भी इसकी खास बात है। अच्छा, और कौन सा है, तो जो बोनीफिशेस होती हैं, अस्थिल मछलियां, बोनीफिशेस, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, अमोनोटेरिक होते हैं। अगर हम वही बात करें किसकी, यूरियोटेलिक की, तो यूरियोटेलिक में हमें खास बात क्या याद रखना कि इसमें सबसे पहला आपका आता है मैमल्स, ठीक, स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, हम यहाँ पर फ्रॉग भी डाल देंगे, क्यों, क्योंकि फ्रॉग जो होता है ये यूरिया एक्सक्रीट करता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, लेकिन वहीं पे अगर उसके टेडपोल लार्वा की बात करें तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना गया है, ठीक है। फिर हम वही बात करते हैं किस किस की, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गया, और क्या हो गया, और कुछ मैराइन फिशेज, फ्यू मैराइन फिशेज, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर यूरिकोटेलिक की बात करें, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेप्टाइल्स के बारे में लिखना है। रेप्टाइल्स, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे लिजर्ड्स वगैरह, ये टॉयलेट नहीं करती है, आपको पता है, ये अपने स्टूल के थ्रू ही क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। और बर्ड्स भर भर के, आपको पता है, किसी के ऊपर बर्ड्स ने स्टूल भी एक्सक्रीट किया हो, मेरे ऊपर तो किया था, ये आपका पता नहीं। लैंड स्नेल, यानी कि जो स्थन, सॉरी, टेरेस्ट्रियल, लैंड स्नेल कहने का मतलब जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, या हम ये कह सकते हैं जो भूमि पर स्नेल पाए जाते हैं, स्नेल पाए जाते हैं, स्नेल मतलब घोंगा, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, नम स्थानों पर देखने को मिलता है जहाँ पर पानी रहता है, समुद्री, ठीक है। इंसेक्ट, फ्यू इंसेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर इस तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आया है इस तरीके से समझ में तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं, मैसेज करें हमारे पास में, और इसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, राइट। और समझाने का प्रयास हम यहाँ पर रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अपने ही हाथ से लिखी हुई PDF फाइल प्रोवाइड करा दें, ठीक है। और कोशिश आप थोड़ा सा हमारे साथ धैर्य बना करके रहें, थोड़ा सा ये करके चलें कि आप जो है, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, वो उतने पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूं जितने आपके लिए इनफ है, इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। कितना एग्जाम में लिखना है वो मैंने नोट्स में यहाँ पर दे रखा है, जितना मेरे को बताना था वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक रुकने नहीं चाहिए, कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से हम लोग पूरे सेमेस्टर को
कंटिन्यू फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो कि सर कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस क्या होगा। मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसका थोड़ी ना कोई वो है। तो सिलेबस तो हमारा कंप्लीट कराने का हेडेक है ना। आधे से ज़्यादा यूनिट कंप्लीट करा दी हैं, कुछ रह गई हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं अब उनको लेकर के आया हूँ। बस निचोड़ निकाल रहा था कि कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अच्छे से समझा करके उनको आप लोगों के पास में ले पाऊँ। और जैसा कि आप लोग जुड़े भी होंगे, है ना, तो आपकी जो बॉटनी पढ़ा रही हैं मैम, शानम मैम, उनको सपोर्ट करें जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैडम का अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मैम को प्लीज़ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आपकी जो फ्रेंड है या दोस्त हैं, वैसे लड़कियां ज़्यादा पावरफुल होती हैं इन कंपेरिजन टू लड़कों के, कि वो ज़्यादा शेयर करती हैं, अपनी सहेलियों को भेजती हैं। लड़के नहीं करते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो कहते हैं अपनी धुन में रहता हूँ। ठीक है, तो वो अपनी धुन में रहते हैं और उनको याद तब आती है जब एग्ज़ाम खोपड़ी पे होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली मैं अपनी बच्चियों से ये कहना चाहूँगा, बहनों से कहना चाहूँगा कि वो शेयर करें मैम के वीडियोस को, हमारे वीडियोस को, चैनल को रिकमेंड करें, लोगों को बताएं कि एसआर बीएससी क्लासेस के ऊपर कंटिन्यू फॉर्म में क्लासेस चल रही हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आप आएँ, इनरोल करें और वहीं से हम मजबूत होंगे। ठीक है, हम यहाँ से मजबूत नहीं हो पाएंगे उतना, वहाँ से हम मजबूत होंगे। और जब एप्लीकेशन से हम मजबूत होंगे आपके द्वारा, तो डैम श्योर डेफिनेटली बीएससी छाप के रख देंगे पूरे यूट्यूब जगत में और पूरे एप्लीकेशन पे। समझ रहे हैं? आपको कहीं जाने का मतलब ही नहीं, हम यहां से लाइव पढ़ाएंगे और सामने से आप बैठ करके लाइव पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप हमें थोड़ा सा मजबूत करें, बिना आपके सपोर्ट से कुछ नहीं होगा मेरा और हम लोगों का और हमारी टीम का। ठीक है, तो हमारी टीम को मजबूत करें। हमारी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप लोगों के बीच में भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं, नए नए सब्जेक्ट्स को लेकर के नए नए टीचर्स आने वाले हैं, एक सब्जेक्ट के कई टीचर आने वाले हैं। तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, एप्लीकेशन पे आइए। अब वो ज़माने चले गए जब बच्चा कहता था कि सर आपने एक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाया। तो आप समझिए कोविड था और मैं गांव का रहने वाला हूँ भाई साहब, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ठीक है, कस्बा कहा जाता है, उतना वेल डेवलप नहीं है, वहाँ जो टीचर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनको पता ही नहीं कैसे क्या, तो मैं अच्छे टीचर्स आपके पास नहीं मिले। लेकिन अब आपने जब इतना सपोर्ट किया है, इतना मजबूत किया है कि हम अपने गांव से निकल करके शहर आ गए हैं, आपके शहर शाहजहांपुर में। राइट, अब शाहजहांपुर में आने के बाद में यहाँ पर हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े टीचर्स, दिग्गज टीचर, महान टीचर्स जुड़ रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और ये कसम मैं उनसे ले लेता हूँ पहले कि आप कसम खाओ कि ये कराओगे, तो वो कराएंगे डैम श्योर। जो रहे वो रहे, जो गए वो गए, उन्होंने कंप्लीट नहीं करा पाया, लेकिन अभी जो हमारे साथ में है वो सारा डाटा आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरा का पूरा एग्जाम आपकी तैयारी कराएंगे, आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करें मैम को और हम लोगों को, नवीन सर को। थैंक यू सो मच।